हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरोज चाहर और टुडेज टॉपिक इज़ कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन यानी श्वसन दर पर नियंत्रण। श्वसन प्रक्रिया जो है वो इनवॉलेंट्री एंड ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है, यानी अनैच्छिक और स्वतः होने वाली प्रक्रिया है। और इसका जो रेस्पिरेशन रेट है, श्वसन दर जो है, एक सामान्य हेल्दी व्यक्ति के अंदर 1 मिनट में 16 से 20 बार जो है सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ने की प्रक्रिया यानी अंतः श्वसन और बाह्य श्वसन की प्रक्रिया होती है। 1 मिनट में एक स्वस्थ व्यक्ति 16 से 20 बार रेस्पिरेशन यानी श्वसन करता है। रेस्पिरेशन रेट जो है वैसे तो इनवॉलेंट्री है एंड ऑटोमेटिक है, लेकिन फिर भी इसका नियंत्रण किया जाता है नर्वस सिस्टम के द्वारा, केमिकल कंट्रोल के द्वारा, बॉडी टेम्परेचर और ब्लड का पीएच। ये कुछ चीज़ें हैं जो रेस्पिरेशन रेट को यानी श्वसन दर को नियंत्रित करती हैं। हम लेते हैं पहले नर्वस कंट्रोल, किस तरह से नर्वस सिस्टम के द्वारा श्वसन दर को नियंत्रित किया जाता है। 2 मैकेनिज्म दिखा रखे हैं यहाँ पर, वेगस मैकेनिज्म एंड न्यूमोटैक्सिक मैकेनिज्म। सामान्य जो मैकेनिज्म है रेस्पिरेशन, वो कंट्रोल किया जाता है वेगस नर्व के द्वारा। और फोर्सेबल जो रेस्पिरेशन होता है, जैसे हम गहरी सांस ले रहे हैं और गहरी सांस छोड़ रहे हैं, तो फोर्सेबल जो रेस्पिरेशन होता है, ये फोर्सेबल रेस्पिरेशन कंट्रोल होता है न्यूमोटैक्टिक मैकेनिज्म के द्वारा। और नॉर्मल जो हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, वो कंट्रोल होता है वेगस नर्व के द्वारा। अब हम लेते हैं यहाँ पर वेगस मैकेनिज्म, किस तरह से वेगस मैकेनिज्म जो है ये श्वसन दर को नियंत्रित करता है। हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन के अंदर जो मेडुला ऑब्लोंगेटा वाला पार्ट है, उस मेडुला ऑब्लोंगेटा में दोनों पार्श्व में रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, श्वसन केंद्र में। प्रत्येक श्वसन केंद्र में एक इंस्पिरेटरी सेंटर और एक एक्सपिरेटरी सेंटर यानी अंतः श्वसन केंद्र और बाह्य श्वसन केंद्र पाया जाता है। ब्रेन के मेडुला ऑब्लोंगेटा में श्वसन केंद्र है। प्रत्येक श्वसन केंद्र में एक अंतः श्वसन केंद्र और एक बाह्य श्वसन केंद्र पाया जाता है। अब हम लेते हैं इसमें से जो इंस्पिरेशन की जो प्रक्रिया है, अंतः श्वसन की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया तो जो है एक्टिव प्रोसेस है, जबकि बाह्य श्वसन की प्रक्रिया यानी एक्सपिरेशन की जो प्रक्रिया है वो पैसिव प्रोसेस है। ठीक है, तो हम लेते हैं इंस्पिरेशन किस प्रकार से होता है। इंस्पिरेटरी सेंटर जो होता है, अंतः श्वसन केंद्र जो होता है, यहाँ से नर्व्स जो हैं ये स्टिमुलस भेजती हैं किस पर, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स को और डायाफ्रैगम को। और इसके परिणाम स्वरूप एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और डायाफ्रैगम की रेडियल मसल्स जो हैं ये कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने से जो रिब्स हैं वो बाहर की तरफ आ जाती हैं और जो है डायाफ्रैगम की रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने से डायाफ्रैगम जो डोम शेप का डायाफ्रैगम होता है, वो अपनी पोजीशन से लगभग 1 से 1.5 सेंटीमीटर नीचे आ जाता है। तो रिब्स का बाहर की तरफ आना और डायाफ्राम का नीचे की तरफ आना, इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, हमारी जो थोरेसिक कैविटी है उसका आयतन बढ़ जाता है। वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीजेस, थोरेसिक कैविटी का आयतन बढ़ जाता है। थोरेसिक कैविटी का आयतन बढ़ने से लंग्स की जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज हो जाती है, यानी लंग्स का आयतन भी बढ़ जाता है। लंग्स का आयतन बढ़ने के कारण लंग्स के अंदर जो वायु दाब है, वो वायु दाब वातावरण के वायु दाब के कंपेयर में कम हो जाता है। और यही कारण है कि वायु जो है वो एटमॉस्फेयर से कहाँ आ जाती है, लंग्स में एंटर करती है। तो इस प्रकार से जो इंस्पिरेशन है वो नियंत्रित होता है इंस्पिरेटरी सेंटर के द्वारा। वापस हम एक बार शॉर्ट में लेते हैं। इंस्पिरेटरी सेंटर
जो कहाँ पर प्रेजेंट है, मेडुला ऑब्लोंगेटा के रेस्पिरेटरी सेंटर में प्रेजेंट है। तो इंस्पिरेटरी सेंटर जो है, यहाँ से नर्व्स जो है ये इम्पल्सेस भेजती हैं एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स को, जिसके कारण से वो कंट्रोल होती हैं, और डायाफ्राम की रेडियल मसल्स को, जिसके कारण से वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, और लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज होने के कारण लंग्स के अंदर जो वायु का दाब है वो बाहर की जो वातावरण की वायु दाब है उसके कंपेयर में कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वायुमंडल से वायु लंग्स में प्रवेश करती है। इस प्रकार होता है अंतःश्वसन। जैसे ही वायु लंग्स में प्रवेश करती है, हमारे लंग्स के अंदर रेस्पिरेटरी सेल्स होती हैं, रेस्पिरेटरी रिसेप्टर सेल्स। कौन से सेल्स होती हैं? रिसेप्टर सेल्स, ग्राही कोशिकाएं होती हैं। ये ग्राही कोशिकाएं जो हैं, जब वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है तो ये ग्राही कोशिकाएं उत्तेजित हो जाती हैं, और यहाँ से उत्तेजना ट्रांसपोर्ट की जाती है एक्सपिरेटरी सेंटर को। कहाँ ट्रांसपोर्ट की जाती है? एक्सपिरेटरी सेंटर को, वेगस नर्व्स के द्वारा। एक्सपिरेटरी सेंटर केवल कितना करता है? इनहिबिटरी इम्पल्सेस भेजता है, संदमन करता है इंस्पिरेटरी सेंटर को। तो जिसके परिणाम स्वरूप इंस्पिरेटरी सेंटर अपना काम करना बंद कर देता है, यानी वहाँ से जो वेगस नर्व्स जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स को और डायफ्राम की जो मसल्स हैं उनको जो उत्तेजित कर रही थी वो बंद कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप लंग्स जो हैं वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पर से श्रिंक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि डायफ्राम अपनी नॉर्मल पोजीशन पर आ जाता है, और जो है थोरेसिक कैविटी यानी रिब्स भी अपनी नॉर्मल पोजीशन पर आ जाती हैं, जिससे लंग्स पर प्रेशर पड़ता है, और लंग्स पर प्रेशर पड़ने के कारण लंग्स जो है उन पर दबाव पड़ेगा, और उसके अंदर जो उपस्थित वायु है वो स्वतः ही बाहर निकाल दी जाती है, यानी अंतःश्वसन की क्रिया तो बंद हो जाती है और एक्सपिरेशन हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सपिरेशन जो प्रोसेस है वो क्या है? एक इनएक्टिव प्रोसेस है, और इस प्रक्रिया को एक्सपिरेटरी सेंटर के द्वारा इनहिबिटरी इम्पल्सेस का इंस्पिरेशन सेंटर तक पहुंचना, यानी केवल इंस्पिरेटरी सेंटर को संदमित करने की जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया कहलाती है हेयरिंग बैरियर रिफ्लेक्स। यानी नॉर्मल जो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन की प्रक्रिया है वो कंट्रोल होती है वेगस मैकेनिज्म के द्वारा, और इस प्रक्रिया को कि एक्सपिरेटरी सेंटर जो है वो इंस्पिरेटरी सेंटर को केवल संदमित करता है, जिसके कारण से इंस्पिरेशन रुक जाता है और एक्सपिरेशन होता है। तो इसको कहते हैं वेगस कंट्रोल। अंतःश्वसन की क्रिया बंद होती है, बहिःश्वसन की क्रिया संपन्न होती है। बहिःश्वसन क्या बताया था? एक पैसिव प्रोसेस है, निष्क्रिय क्रिया है, यानी एक्सपिरेटरी जो सेंटर है उसको कुछ अलग से नहीं करना होता, वो केवल क्या करता है? इंस्पिरेटरी सेंटर को संदमित करता है। तो इंस्पिरेटरी सेंटर अपने इम्पल्सेस भेजना बंद कर देता है, और जिसके कारण से थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम नॉर्मल हो जाता है, डायफ्राम की साइज नॉर्मल हो जाती है, और एक्सपिरेशन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये हमने पढ़ा। ये आप देखें यहाँ पर, जैसे ही वायु प्रवेश हुई लंग्स में, इंस्पिरेशन हुआ, लंग्स के अंदर रिसेप्टर सेल्स हैं। रिसेप्टर सेल्स जो हैं ये एक्सपिरेटरी सेंटर को इम्पल्सेस भेजती हैं। एक्सपिरेटरी सेंटर इंस्पिरेटरी सेंटर को इनहिबिट करता है, रोकता है, और जैसे ही वायु बाहर निकलती है वैसे ही जो है ये एक्सपिरेटरी सेंटर ने जो इंस्पिरेटरी सेंटर के ऊपर जो इनहिबिशन लगा रखा था, रोक रखा था, वो हट जाता है, और इंस्पिरेशन की प्रक्रिया पुनः होती है। अब हम लेते हैं न्यूमोटैक्सिक मैकेनिज्म। न्यूमोटैक्सिक मैकेनिज्म क्या है? जब हम फोर्सफुली सांस लेंगे तो ये प्रक्रिया काम में आती है। जैसे हम कोई आसन या प्राणायाम करते हैं, गहरी सांस अंदर ले रहे हैं, गहरी सांस बाहर छोड़ रहे हैं, तो इसको कहेंगे थोरेसिक रेस्पिरेशन। तो थोरेसिक रेस्पिरेशन में
जो स्तनधारी हैं, मैमेल्स हैं, उनके ब्रेन में जो पोन्स वाला पार्ट है, इसके अंदर नर्व सेल्स का समूह है। ये नर्व सेल्स रिलेट करता है, कंट्रोल करता है रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म को। और ये जो सेल्स हैं, ये सेल्स न्यूमोटैक्टिक सेल्स कहलाते हैं या न्यूमैटिक सेल्स कहलाते हैं। तो न्यूमैटिक सेल्स जो हैं, ये केवल फोर्सेबल रेस्पिरेशन के समय ही सक्रिय होते हैं। अब हम लेते हैं केमिकल कंट्रोल ऑन रेस्पिरेशन रेट। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन, ब्लड के अंदर जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन, ये स्टिमुलेट करता है रेस्पिरेटरी सेंटर को और इस तरह से श्वसन दर को नियंत्रित करता है। हेमन नामक वैज्ञानिक ने 1936 में यह बताया कि हमारा जो कैरोटिड बॉडी है और आउर्टिक बॉडी है, यानी ग्रीवाकाय और धमनिकाय जो पार्ट है, इसमें रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, ग्राही पॉइंट पाए जाते हैं जो कीमो सेंसिटिव होते हैं, जो रसायन ग्राही होते हैं, केमिकल्स के द्वारा सेंसेशन रखते हैं। और ये केमिकल्स कौन है? जैसे भी मैंने बताया, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट इन द ब्लड। तो इनके द्वारा जो है कैरोटिड बॉडी और आउर्टिक बॉडी में जो रिसेप्टर्स हैं, ये स्टिमुलेट होते हैं। तो रिसेप्टर्स के द्वारा रक्त में उपस्थित ऑक्सीजन की सांद्रता की जानकारी, यानी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल दाब कितना है, कंसंट्रेशन कितना है, इसकी जानकारी निरंतर श्वसन केंद्र को दी जाती है। और जब ब्लड के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम होता है, यानी ऑक्सीजन चाहिए, तो उस समय यहाँ से इम्पल्सेस पहुँचती हैं इंस्पिरेटरी सेंटर को, और इंस्पिरेटरी सेंटर जो है वहाँ से उत्तेजना पहुँचती है या इम्पल्सेस पहुँचती हैं कहाँ पर? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स को और डायाफ्राम की मसल्स को, और वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जिसके कारण अगेन थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ता है, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ता है। लंग्स का वॉल्यूम बढ़ने के कारण एयर का जो प्रेशर है लंग्स में वो डिक्रीज़ होता है, जिसके कारण वातावरण के कंपेयर में डिक्रीज़ हो गया, जिसके कारण वातावरण से जो वायु है वो अंतःश्वसन की प्रक्रिया के द्वारा अंदर प्रवेश करती है। तो इस तरह से ये होता है केमिकल कंट्रोल, न्यूमोटैक्टिक कंट्रोल एंड वेगस कंट्रोल। अब हम लेते हैं यहाँ पर वापस स्टार्ट वाले पेज पर आ जाते हैं हम। नर्वस कंट्रोल आपको बता दिया, वेगस मैकेनिज्म नॉर्मल मैकेनिज्म जब हम सांस ले रहे हैं वो प्रक्रिया है, और न्यूमोटैक्टिक मैकेनिज्म फोर्सफुली अगर हम सांस लेते हैं तो वो प्रक्रिया है। वेगस मैकेनिज्म यानी मेडुला ऑब्लोंगेटा में रेस्पिरेटरी सेंटर है, जिसमें इंस्पिरेटरी सेंटर और एक्सपिरेटरी सेंटर दोनों उपस्थित हैं। न्यूमोटैक्टिक मैकेनिज्म में हमारा जो ब्रेन है, उसमें जो पोनस वाला पार्ट है, उसमें कुछ ग्रुप्स ऑफ नर्व सेल्स हैं जो फोर्सफुल रेस्पिरेशन को नियंत्रित करती हैं। केमिकल कंट्रोल में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन द ब्लड, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन द ब्लड, इट स्टिमुलेट्स रेस्पिरेटरी सेंटर। और आप यहाँ देखें, बॉडी का जो टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है या ब्लड का पीएच अगर घट जाता है तो इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स रेस्पिरेटरी सेंटर, और इससे श्वसन दर बढ़ जाती है। तापमान में वृद्धि होने से या ब्लड के पीएच में कमी होने से श्वसन दर जो है ये बढ़ जाता है। तो इस तरह से अगर प्रश्न आता है कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन, तो हमें इसको नॉर्मल ये टेबल हम याद रखें और इसको हमें एक्सप्लेन करना है। दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक। थैंक यू।